Hello everybody, this is Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to our YouTube channel. And in fact, सही वर्ड क्या होगा? Welcome to Mission 15 series and this is going to be first lecture for macroeconomics. 5 आपको lectures मिलेंगे. टोटल टारगेट है 250 क्वेश्चंस कवर करने का, 250 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टेकअप करने का. दैट मीन्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, हर एक चैप्टर से हम 50-50 क्वेश्चंस पिकअप करेंगे. ये क्वेश्चंस हमने कहाँ से पिकअप करे हैं? आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, एमटीपीस के क्वेश्चंस है, आरटीपीस के क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, राइट. सो आप ये कह सकते हो कि कुल मिलाकर जितना भी अच्छा कंटेंट बनता है ना, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आईसीआई के ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे टेकअप करने वाले हैं. ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी और अगर अभी तक नहीं मिली है तो आई थिंक नीचे लिंक भी दिया होगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का, वहां से इसको ले सकते हो. नहीं तो अगर आपको कोई भी इशू फेस होता है आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके, बिल्कुल मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है, तो कम से कम टाइम के अंदर हम इन क्वेश्चंस को टेकअप करने की कोशिश करेंगे. यस, मैं कंसेप्ट बताती रहूंगी, बट मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को देखने के लिए बैठे हो तो आपको उस चैप्टर के ऊपर होल्ड होना चाहिए, तभी आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाओगे. हाँ, ऐसा हो सकता है कि बेटा कि कुछ ऐसा कंसेप्ट नया अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाए जो हो सकता है अभी तक आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दीज क्वेश्चंस. चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर अपने आप में काफी आसान है और छोटा सा चैप्टर है. कहता है आप मुझे बताओ कि बिजनेस साइकिल का मतलब होता क्या है. नीचे इसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने को ये 4 ऑप्शन पढ़ के बताना कि बिजनेस साइकिल का सही डेफिनेशन कहाँ पे है. सो हमने जब चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन क्या देखी थी कि जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आता है, फ्लक्चुएशन होती है, या तो कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है या तो नेगेटिव चेंज आ रहा है, उसको हमने क्या बोला था? बिजनेस साइकिल बोला था. सो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आता है, ये लिखा हुआ है बेटा सेकंड ऑप्शन के अंदर, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही है, चेंज आ रहा है, उसको हमने क्या बोला है? दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल. मैम ये अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी? नो, हम कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आ रहा है, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी के अंदर चेंज आ रहा है. मैम ये तीसरा ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कम हो रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी. बेटा बिजनेस साइकिल के अंदर सिर्फ डिक्लाइन नहीं कवर होगा, इंक्रीज भी कवर होगा. फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? चाहे वो अच्छा फ्लक्चुएशन है, अपवर्ड फ्लक्चुएशन है, चाहे वो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन है, वो दोनों ही कवर होता है बिजनेस साइकिल के अंदर. अगेन जो फोर्थ ऑप्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर फेज से रिलेटेड है. दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल. तो बिजनेस साइकिल होता क्या है? बिजनेस साइकिल होता है फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट का बी. ओके, आगे चलेंगे. कहता है एक ऐसा वेरिएबल दैट टेंड टू मूव लेटर देन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे? सो पहले तो आप समझ लो कि हमने पढ़ा क्या था अपने चैप्टर के अंदर. हमने ना एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हमने बोला था इंडिकेटर का कंसेप्ट. इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? अभी मैं किसी इकोनॉमी के अंदर हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि इस इकोनॉमी के अंदर कोई चेंज आने वाला है? चेंज एज इन कि अगर ये बूम फेज में चल रही है, कि अभी ये कॉन्ट्रैक्शन में जाने वाली है, या ये रिसेशन के अंदर एंटर करने वाला है, डिप्रेशन में जाएगी, अभी मेरे को ये चेंज कैसे पता लगेगा? सो बेटा हम ना कुछ प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या कोई ऐसे आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है जिसको हमने बोला था, क्या आपको कोई ऐसे इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आने वाला है? दोज वर द इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े थे, और 3 इंडिकेटर्स थे इसके अंदर. वन वॉज योर लीडिंग इंडिकेटर, दूसरा क्या था? लैगिंग इंडिकेटर, और तीसरा क्या था? कॉन्करेंट इंडिकेटर, या जिसे हम कोइंसिडेंटल इंडिकेटर भी कहते हैं, है ना. तो यहाँ पे कहता है कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर होगा जो अकर होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आने के बाद. सो जो बाद में अकर होता है बेटा उसको हम कहते हैं लैगिंग वेरिएबल. लिखा हुआ है इसने यहाँ पे, इसका मतलब इंडिकेटर ही है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लैगिंग वेरिएबल. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी फॉल होगी, तो ये इवेंट हुआ, राइट. इसके बाद क्या हो रहा है? आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, दिस इज योर लैगिंग वेरिएबल. चलेगा आपको? यस, आगे चलेंगे. तीसरा क्वेश्चन, बाकी ऑप्शन में नहीं पढ़ रही क्योंकि वो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट के अंदर फिट ही नहीं बैठ रही. मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया और राइट आंसर बता दिया. आगे चलेंगे. ऐसी इंडस्ट्रीज विच आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल, वो इंडस्ट्री कौन सी है? तो नीचे ना इसने 4 डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज लिखी हुई है. ऐसी इंडस्ट्री कौन सी है जिसके ऊपर बिजनेस साइकिल का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? ये अपने को चूज करते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. हमने पढ़ा था कि देखो ये इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जो कैपिटल गुड्स बनाती है, जो ड्यूरेबल गुड्स बनाती है. सो ऐसी इंडस्ट्री कौन सी है
जिसके ऊपर बिजनेस साइकिल सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करती है और ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन करती है। इसका रीजन वगैरह हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, बट अभी फोकस किसके ऊपर होगा, जो कैपिटल गुड्स बना रही है, ड्यूरेबल गुड्स बना रही है। ओके, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टिपिकल बिजनेस साइकिल। फिर से ये कह रहे हैं कि एक टिपिकल बिजनेस साइकिल को इन 4 चीजों में से कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा इन ऑप्शंस को। सबसे पहले, इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। कहता है पहले एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी के अंदर, बूम आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। या फिर इन्फ्लेशन आएगा पहले, इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है तो लोगों की इनकम बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये बिजनेस साइकिल है क्या? नहीं। आगे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन होता है बेटा, अगला उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या कहता है, इट इज फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ये कह रही हूं, आप मुझे बताओ कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। कहता है स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज अनरिलेटेड टू व्हाट द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। स्टैगफ्लेशन को हमने पढ़ा था कि जब आप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को मिला देते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से टिपिकल बिजनेस साइकिल में होता क्या है। तो जो हमने वो पूरे डिफरेंट फेजेस पढ़े थे, तो पहले एक्सपेंशन आता है, उसके बाद इकोनॉमिक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है। सो देयरफॉर राइट आंसर इज ए। ओके, आगे चलेंगे। ड्यूरिंग रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब रिसेशन होता है ना, रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर सब कुछ कम हो जाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। सो अब आप मुझे बताओ, एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा उस टाइम पे या ज्यादा होगा? सो अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाएंगी, मतलब फैक्ट्रीज आपकी कम लगेंगी, तो डेफिनेटली फैक्ट्रीज कम लगेगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो लोगों को जॉब भी कम मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिसेशन के दौरान बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, एंड आउटपुट अपनी कम हो जाएगी। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी राइज एंड फॉल। अब ये कहां पे लिखा हुआ है? ए। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। सिंपल क्वेश्चन। आगे, व्हेन एन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग। समझना, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब बेटा आप कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। इकोनॉमिक इज सेड टू बी, चलो इसने खुद ही बता दिया आगे ऑप्शन में, आप कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। दिस इज योर आंसर। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आप ऐसे मान के चलो, किसी भी इकोनॉमी के अंदर फैक्ट्रियां कम लग रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू कॉन्ट्रैक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने से क्या होगा, मेरी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब प्रोडक्शन कम होगा, फैक्ट्रियाज कम लगेंगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, सामान कम बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी। ओके, सिंपल क्वेश्चन। आगे, पीक एंड ट्रफ। पीक मतलब क्या, हाईएस्ट पॉइंट, ट्रफ मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल कलेक्टिवली इज नोन एज, इनको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। राइट, पीक एंड ट्रफ को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट। क्योंकि इसके बाद जब आप पीक के ऊपर होते हो ना, उसके बाद आप नीचे गिरना शुरू करते हो, एंड जब आप ट्रफ फेज आप देख लेते हो, लोएस्ट फेज देख लेते हो, तब आप रिकवरी के अंदर जाते हो। तो इस वजह से इनको टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि आपने हाईएस्ट देख लिया, अब पीक के ऊपर हो, अब तुम टर्न करोगे और तुम लोएस्ट देखना शुरू करोगे। और जब तुम लोएस्ट के ऊपर हो, मतलब तुम ट्रफ फेज के अंदर हो बेटा, अब इसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, तुम रिकवरी के फेज में चले जाओगे। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट। इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज। कि नीचे ना हम आपको 3 चीजें बता रहे हैं, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो बेटा उससे होगा क्या, मतलब उसका इफेक्ट क्या आएगा, ये आपने को बताना है। सो मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब ऐसा मान के चलो कि लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट आर गोइंग टू राइज। नो, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे, तभी लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है। दूसरा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया जहां पे लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट राइज है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट रेट कम होंगे। तीसरा पकड़ लेते हैं, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, यस। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यस, क्योंकि लोगों को सस्ते रेट के ऊपर लोन मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा। राइट, बिजनेस भी जब लोन लेने के लिए जाएंगे, बैंक उनको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बेटा ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, ज्यादा सामान बनेगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 8th का सी। सो ये होगा इसका आंसर।
ये सब कुछ अपने हमने बेसिक्स के अंदर ही देखा हुआ है, रेगुलर बैच के अंदर तो देखते ही बेसिक्स के अंदर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इसने ना नीचे 4 ऑप्शंस के अंदर फीचर्स बताए हुए बिजनेस साइकिल के, आपको ये बताना है कि इसमें से बिजनेस साइकिल का फीचर कौन सा नहीं है। सबसे पहले, बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। क्या ये बात सही है? यस, बिजनेस साइकिल का सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है किसी भी सोसाइटी की वेलबींग के ऊपर। बिल्कुल, अगर आप तुम रिसेशन के फेज के अंदर हो, राइट, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, वहां पे आपकी जो आउटपुट है वो गिर जाती है, लोगों की इनकम कम हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? सो यस, इसका इंपैक्ट आता है ना वेलबींग के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसकी इनकम कम हो रही, तो इट इज अफेक्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो ऑफ द पीपल, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है। सो बेटा यस, ये बिल्कुल सही है, ये एक फीचर होता है। बट इसने मेरे से क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है बिजनेस साइकिल का। दूसरा, बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली होते हैं ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। क्या ये बात सही है? यस, पीरियोडिकली होते हैं, एक पीरियड के बाद एक टाइम तक एक फेज चलता है और उसके बाद दूसरा फेज आएगा, बट ये फेज कितनी देर चलेगा वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब बूम आपका किसी भी इकोनॉमी का 1 साल तक चल सकता है और रिसेशन कई साल तक चल सकता है, ऐसा। तो ये भी एक फीचर है। तीसरा, बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोज। ये गलत है। बिजनेस साइकिल का जो रीजन होता है ना, वो हमेशा सेम रीजंस की वजह से नहीं होता, ना ही उनके फीचर सेम होते हैं। सो दिस इज नॉट द फीचर। आगे, बिजनेस साइकिल कंटेजियस होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। बिल्कुल, कंटेजियस क्यों होते हैं कि अगर यूएसए के अंदर रिसेशन चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, इसको हम कॉन्टिजेंट इफेक्ट भी कहते हैं, राइट। सो ये भी एक फीचर है। तो क्या फीचर नहीं है बिजनेस साइकिल का? सी इज योर आंसर। चलेगा आपको? यस, आगे चलेंगे 9th के अगले क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। सो अभी मैंने आपको 3 इंडिकेटर बताए, एक है लैगिंग इंडिकेटर, दूसरा क्या है लीडिंग इंडिकेटर, तो तीसरा क्या था कोइंसिडेंट इंडिकेटर, इसको हम कॉन्करेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। तो होता क्या है कोइंसिडेंट इंडिकेटर कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी, उसकी वजह से जो भी मतलब क्या है कि कोई भी फेज आ रहा है उसके साथ साथ जो इफेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। सो कहता है आप मुझे बताओ कि इसमें से कोइंसिडेंट इंडिकेटर कौन सा नहीं है। व्हाट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। सो इसमें बेटा आंसर बनेगा न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपना कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है, ये लीडिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है। ऐसा क्यों? कहता देखो अगर फर्म प्लांट और इक्विपमेंट का नया ऑर्डर प्लेस कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर अगर तुम नया इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेटा इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी बढ़ रही है ना। अब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगा, ज्यादा गुड्स बनेंगे, ज्यादा उनका कंजम्पशन होगा, तो मेरी इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। तो कहता है कि नया ऑर्डर अगर कोई प्लेस कर रहा है, ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये कोइंसिडेंटल इंडिकेटर नहीं है, ये क्या है? दिस इज योर लीडिंग इंडिकेटर। तो इसमें से कोइंसिडेंट इंडिकेटर ये सारे हैं एक्सेप्ट न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, चलो जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या है? ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर है। क्यों ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर है? कि अगर अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर डाउनफॉल आ रहा है तो प्रोडक्शन भी साथ साथ में कम हो जाएगा, ऐसा। बाकी सारे भी इनके रीजंस ऐसे ही है। आगे चलेंगे, आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू डैश, नीचे ना 4 ऑथर के नाम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से किसने बोला था कि जो ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, दोज आर द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, कि वो इनोवेशन की वजह से होते हैं। तो ये स्कम्पीटर ने बोला था। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला भी था कि नीचे ना डिफरेंट ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके ऊपर एमसीक्यू आता है। सो इसने बोला था कि इनोवेशन ड्राइव करती है बिजनेस साइकिल को। तो जैसे कि अगर कोई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है, तो उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बैंक से वो लोन, बैंक उनको लोन देता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो मतलब इट अफेक्ट्स द ट्रेड साइकिल्स। ऐसा किसका मानना था? कंप्यूटर का ऐसा मानना था। आगे, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये भी हमने देखा था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर होते हैं बिजनेस साइकिल। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? जहां पे इकोनॉमिक डिसीजन आर लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस,
जहां पे इकोनॉमिक डिसीजन मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेगी? मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट डिसाइड करेगी, या अगर मैं बोलूं बेटा ये कौन डिसाइड करेगा? फर्म अपने आप डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगी, उसको हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों होता है कि बिजनेस साइकिल फ्री इकोनॉमी के अंदर ही होते हैं। कहता है हमें पता है कि बिजनेस साइकिल फ्री इकोनॉमी के अंदर होती है, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो नीचे इसने 4 मतलब बताए हैं, हमें यहां से डेफिनेशन उठानी कि फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या। सबसे पहले इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट इज इन द पोजेशन ऑफ मेजर एसेट, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है आपकी इकोनॉमी को? नहीं, प्राइवेट फर्म कंट्रोल कर रही है बेटा, फर्म्स कंट्रोल कर रही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपका डिसीजन ले रही है? नहीं। गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? नहीं। फ्री इकोनॉमी मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर एज इन आप बोलो फर्म डिसीजन ले रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और क्योंकि फर्म डिसीजन ले रही है तो रिसोर्सेज भी किसके पास होंगे? एसेट किसके पास होंगे? प्राइवेट फर्म के पास, ठीक है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले द बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या ये एक स्टेटमेंट सही है कि बिजनेस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा अफेक्ट करते हैं? बिजनेस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे ये बताना है कि सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करते हैं। देखो सारे सेक्टर को अफेक्ट करेंगे, वो एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करेंगे, बिजनेस को भी अफेक्ट करेंगे, ऑल द सेक्टर्स, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस सेक्टर को अफेक्ट करेंगे। अभी हमने ऊपर देखा भी, तो कहता है देखो बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, स्मॉल इंप्लॉइज को नहीं। बिजनेस साइकिल जनरली ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, बस बिजनेस सेक्टर को स्पेशली अफेक्ट करते हैं बिजनेस साइकिल। नाम में ही उसका मतलब है बिजनेस साइकिल, ऐसे याद रखना। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कीन्स अपने इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो चेंज आता है, वो किन रीजंस की वजह से होता है? एग्रीगेट डिमांड। इट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। ये जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तभी स्टार्टिंग में ही आ जाता है। सो एग्रीगेट डिमांड के अंदर चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू कीन्स, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएट हो रही है। सो बाकी तो इन्होंने कुछ भी रीजंस बोले, इग्नोर दैट। आगे चलेंगे। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये लास्ट कंसेप्ट था बिजनेस साइकिल का, कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन जितने रेट से बढ़ रही है वो ज्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कम है, तो क्या होगा बेटा? तो आपकी सेविंग्स कम होगी, देयर विल बी लेसर सेविंग। राइट आंसर इज गोइंग टू बी 15 का सी। क्यों? क्योंकि ऐसा मान के चलो कि भाई हमने ये बोल दिया, जस्ट एन एग्जांपल, कि तुम्हारी जेब में 10,000 रुपए है, और पहली सिचुएशन ये है कि ये 10,000 रुपए किन लोगों में बंटने थे? 4 लोगों में बंटने थे। अब ये पॉपुलेशन 10 होगी, तो 10,000 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो हर इंसान के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, राइट। और अगर तुम इसको 10 में डिवाइड करोगे तो कम पैसा आएगा। सेम इज द केस विद दिस ओनली। तो कहता है कि जैसे जैसे अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट ज्यादा है और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट कम है, तो उस इकोनॉमी के अंदर सेविंग कम होगी। ये गलत बात है। आगे, कोबवेब थ्योरी इज प्रपाउंडेड बाय, ये भी हमने कितना देखा, निकोलस कैल्डोर ने ये थ्योरी दी थी। अगेन मैंने आपको बोला था कि प्लीज आप इनको याद कर लेना, वो जो लास्ट में ऑथर्स के नाम है, राइट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे ये आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन शुरू होगा, मैंने अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है, ये एमटीपीज आरटीपीज पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। डन है? यस। आगे चलेंगे। कहता है रिसेशन के दौरान इकोनॉमी क्या एक्सपीरियंस करती है? रिसेशन मतलब सब कुछ खराब हो रहा है, सो डिक्रीज होंगे आपके प्राइस, इन्फ्लेशन होगा, क्या इकोनॉमी ये एक्सपीरियंस करेगी? राइट बेटा, इन्फ्लेशन नहीं होता है रिसेशन के दौरान, डिफ्लेशन होता है। दिस इज इनकरेक्ट। हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बेटा नहीं, रिसेशन नहीं होता, ये तो वो होता है एक्सपेंशन होता है अपना। आगे, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, यस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है रिसेशन के दौरान और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है। दिस इज योर आंसर। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होता, कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी कम होती है, क्योंकि कंज्यूमर के पास इंप्लॉयमेंट नहीं होती और उसके हाथ में पैसा नहीं होता, तो वो स्पेंडिंग कहां से करेगा? तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सब प्राइम क्राइसिस? तो ये सब प्राइम क्राइसिस ना 2007-2008 जब आप अपना मॉड्यूल खोलते हो वहां पे केस स्टडी दी हुई है ना। एंड ग्रीस में भी ऐसा कोई क्राइसिस हुआ था। जब हम बिजनेस साइकिल का इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको बताना है कि उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी। तो बेटा उन दोनों में सबसे पहला सिमिलैरिटी ये था, हाई फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर लोन बहुत ज्यादा दिया गया था, ओन फंड के ऊपर लोग वहां पे इंटरेस्टेड नहीं थे, बैंक से उन्होंने लोन लिया था खर्चा करने के लिए, और इंटरेस्ट रेट लेस था,
ये मैंने आपको क्लास के अंदर सब प्राइम क्राइसिस रेगुलर बैच के अंदर कराया भी है अभी, राइट। सो उधर क्या था अपना, इंटरेस्ट रेट कम था, मतलब जो बैंक थे आपको कम रेट के ऊपर लोन ऑफर कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने लोन ज्यादा ले लिया इस होप के अंदर कि मार्केट आगे फ्लरिश करेगा, जिस रेट से चल रहा था उसी रेट से आगे बढ़ता रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। क्रेडिट एक्सपेंशन हो रहा था, क्रेडिट एक्सपेंशन मतलब लोन ज्यादा थे, यही सारी दोनों चीजें सब प्राइम क्राइसिस और ग्रीस क्राइसिस के अंदर हो रही थी, ठीक है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। आगे चलेंगे, बिजनेस हुम फॉर्चून इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक ऐसा बिजनेस जिसका फॉर्चून कि वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, इस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं इस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं साइक्लिकल बिजनेस। साइक्लिकल बिजनेस इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा, ऐसा, राइट। सो इसका मतलब ये बिजनेस भी फ्लरिश करेंगे। जैसे कि इधर आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा, होटल का बिजनेस, और अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा नहीं है तो ये बिजनेस भी गिरना शुरू हो जाएगा। सो एक ऐसा बिजनेस जो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो डिपेंडेंट है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है। तो इस टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिकल बिजनेस। सिंपल। आगे, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था बिजनेस साइकिल के अंदर। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, इससे क्या होगा? सो जब लड़ाई होती है, वॉर मतलब क्या कि लड़ाई हो रही है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी, फिर लड़ाई के टाइम पे इकोनॉमी के ऊपर बहुत एडवर्स इंपैक्ट आते हैं, उसके रिसोर्सेज लगते हैं। फिर जब वो खत्म हो जाती है लड़ाई, उसके बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इकोनॉमी अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करती है। तो कहता है आप मुझे बताओ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा? सुनना। सो क्या होगा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर? इट विल पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन। नो बेटा, उसके बाद हम रिकवरी फेज के अंदर जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी स्लो नहीं होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करना शुरू होती है। तो ये गलत है। इट विल कोज द पिकअप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस, एज अ रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन करने का मतलब है कि अभी हम एक बुरे समय से गुजर रहे थे, अब हमें अपने आप को उठाना है। तो उस केस के लिए अपने आप को उठाने के लिए हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड अपना इंक्रीज होगा, और क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो हम जब बात करें कि पोस्ट वॉर क्या होता है, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आगे कह रहा है इट कोज बूम और रिसेशन डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। नो, यही होता है आपका बी के अंदर, और इसमें से कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत है। आगे, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन शॉर्ट रन, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहती है गुड्स एंड सर्विसेज की, मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड एट इन्फ्लुएंसिंग विच ऑफ दीज थिंग्स। सिंपल सी बात है, कहता है कि अगर मान लेते इसने इन्फ्लुएंस को बोला है, मतलब इसने इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बोला, मैं बोल देती हूँ, ऐसा मान के चलो कि गवर्नमेंट चाहती है कि भी तुम गुड्स ज्यादा से ज्यादा तुम कंज्यूम करो, राइट। गवर्नमेंट चाह रही है कि स्पेंडिंग ज्यादा होनी चाहिए, इंक्रीज करना चाह रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे कंज्यूमर के हाथ में पैसा आए। तो वो क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। सो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप लोन लेने के लिए ऐसे एक्साइटेड होगे, आपको लोन सस्ते पे मिलेगा। लोन आप बैंक से लोगे तो आपके हाथ में पैसा आएगा, जैसे आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप सामान खरीदोगे और आपका जो स्पेंडिंग है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो बढ़ जाएगा। सो मतलब वो इफेक्ट कैसे आ रहा है? इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रहा है। सो 21 का आंसर इज गोइंग टू बी सी। आगे चलेंगे 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है बिजनेस साइकिल का? बेटा यूके का भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है रेगुलर पैच के अंदर, ठीक है, और ये तो हमने देखा ही था बबल स्टॉक .com वाला, राइट। ये आपके मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल है, बर्स्टिंग ऑफ आईटी बबल स्टॉक। सो ये बेसिकली है .com वाला केस था। सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 के, ये भी हमने डिस्कस किया है। साइकिल बिजनेस हैज सीन अ स्लो डाउन ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम इसको नहीं भी यहाँ पे मैं बताती कि ये ऊपर वाले केसेस हैं बिजनेस साइकिल के, तो भी तुम समझ जाते, क्योंकि लाइन कोई सेंस ही नहीं बना रही। साइकिल बिजनेस हैज सीन अ स्लो डाउन इन ग्रोथ ओवर टाइम, कि साइकिल बिजनेस ने कुछ तो ग्रोथ कम देखा है, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। आगे, इफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन सप्लाई, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होता है तो बेटा क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। एंड दैट रिजल्टेंट इन्फ्लेशन, उसका नेचर क्या है? क्या वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है? नहीं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जो अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ऐसा। सो सी, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो बेटा, आप ना रॉ मटेरियल यूज करते हो सामान बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड,
और पहले ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितने की थी, 100 रुपए की कॉस्ट आपको पड़ती थी, 20 रुपए का आप मार्जिन ऐड करते थे और 120 में इसको बेच देते थे। अब क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट 120 बढ़ गया, 20 का मार्जिन है तो प्राइस भी बढ़ गया। सो मतलब यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन है वो किसकी वजह से बढ़ा, कॉस्ट की वजह से बढ़ा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस टाइप की कॉस्ट को मैं क्या कहती हूँ, इस टाइप की इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट। सो अगर गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, राइट, तो वो इन्फ्लेशन का नेचर क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि वो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है कि डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़े, ऐसा। और स्टैगफ्लेशन तो कुछ भी लिखा हुआ है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इकट्ठा एग्जिस्ट कर रहा है। और डिफ्लेशन तो क्या होता है, महंगाई का उल्टा, इन्फ्लेशन का उल्टा इज डिफ्लेशन। आगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस व्हेन बिजनेस साइकिल इज, सो जब बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन का फेज होता है ना, तब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है। 24 का आंसर बनेगा सी, क्योंकि इस फेज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो बेटा वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, है ना, ज्यादा डिमांड होगी प्रोडक्ट की, तो ज्यादा डिमांड होगी प्रोडक्ट की तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज में होगी। सो कहते हैं जब एक्सपेंशन का फेज होता है ना, तो लोगों का लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती है, और अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो अपना स्पेंडिंग भी बढ़ाएंगे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होगा। आगे, राइज इन द सेल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड इज एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ रिसेशन। रिसेशन एक ऐसा फेज होता है जहां पे सब कुछ गलत हो रहा होता है। सो ऐसा मान के चलो कि आपके पास इनकम ही नहीं है, क्योंकि रिसेशन के फेज में प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाती है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होगी तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो मतलब आपके पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो इसमें से कौन से गुड खरीदोगे, लग्जरी गुड खरीदोगे, ये तो खरीदोगे ही नहीं, नेसेसिटी के गुड खरीदोगे, मैम इसको खरीदने का सोच सकता हूँ, चलो इसको होल्ड कर लेते हैं, नॉर्मल गुड्स खरीदोगे जो तुम तब खरीदो जब तुम्हारे पास पैसा है, नहीं, तो मतलब या तो मैं इंफीरियर गुड खरीदूंगा तो मैं नेसेसिटी के गुड्स खरीदूंगा। इसका सही आंसर है बेटा इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स होते हैं सस्ते गुड्स, मतलब जो चीज तुम पहले ऐसा समझ के चलो कि पहले एक प्रोडक्ट ए था, बी है, ठीक है। सो बेटा प्रोडक्ट ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है, बट बी की क्वालिटी थोड़ी सी कम है बट सस्ता है, तो तुम ए लोगे या बी लोगे, मैं बी लूंगा, क्यों, ये इन्हें हम कहते हैं इंफीरियर गुड, क्योंकि रिसेशन का एक जो पीरियड होता है वहां पे मेरे पास इनकम ही नहीं है। सो आप रिसेशन की पीरियड्स में इंफीरियर गुड्स बाय करते हो, तो इंफीरियर गुड्स की सेल होती है। आगे चलेंगे, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड मतलब रॉ मटेरियल की डिमांड कम होने से इनपुट के प्राइसेस पे ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। बेटा आप समझो किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड कम होता है तो उसका प्राइस भी गिर जाता है, चाहे वो इनपुट हो चाहे फिनिश्ड गुड हो, तो यस इट विल पुल इनपुट प्राइसेस डाउन। सो 26 का आंसर सी बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। आगे, विच इज द एक्सटर्नल कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। सो हमने ना दो रीजन देखे थे बिजनेस साइकिल होने के, या तो इंटरनल कोर्स होते हैं या तो एक्सटर्नल कोर्स। इंटरनल कोज मतलब जो इकोनॉमी से, देखो इंटरनल कोज कौन से होते हैं, इनको हम एंडोजीनियस कोजेस भी कहते हैं। ये वो फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हैं, मतलब जो इकोनॉमिक, ये ऐसे फैक्टर्स है बेटा जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर है जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। मतलब ये ड्राइव कहां से होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन से ड्राइव होते हैं, इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट मैकेनिज्म है वहां से ड्राइव होते हैं, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर से ड्राइव होते हैं, रादर देन एनी एक्सटर्नल शॉक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सुना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई सडनली ना हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या ये तुम्हारे इकोनॉमिक जो इंटरनल फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से हो रहा है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बड़ी इकोनॉमिक में उसकी वजह से हुआ, नहीं, ये किसकी वजह से हुआ, ये एक एक्सटर्नल कोज है। सो इसमें से कौन सा बिजनेस साइकिल का रीजन एक्सटर्नल कोज है। वैसे अगर तुम ये जाके पूरा वो लिस्ट भी पढ़ते हो ना इंटरनल और एक्सटर्नल की, तो भी क्लियर हो जाएगा, वैसे नहीं मेरे दिमाग में आ रहा, तो एक लॉजिक से अपने को चलना है। सो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ये इंटरनल कोज है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर चेंज हो रही है, इंटरनल कोज है। साइकोलॉजिक फैक्टर कि भाई कल क्या होने वाला है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट, अगर मुझे लगता है कि कल तो चीजों के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो मैं आज क्या एक्शन लूंगा, ये होते हैं साइकोलॉजिक फैक्टर। ये सब क्या है, ये इंटरनल रीजंस होते हैं फॉर बिजनेस साइकिल, और एक्सटर्नल क्या है जो आपके कंट्रोल में नहीं बेटा, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। डी इसका आंसर होगा। आगे, वेरिएबल दैट चेंजेस आफ्टर द रियल इनकम चेंज इट इज नोन एज, ये दोबारा से आ गया कि भाई रियल इनकम चेंज हो गई है लोगों की, उसके बाद कुछ हो रहा है, बाद में कुछ भी हो रहा है ना तो वो लैगिंग है,
लैगिंग के ऊपर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ये अलग तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है, ऊपर उसने लैगिंग वेरिएबल बोला था, ठीक है, यहाँ पे भी इसके इंडिकेटर के नाम से भी आ सकता है। तो वो वेरिएबल जो चेंज होता है आफ्टर द रियल इनकम चेंजेस, कि लोगों की इनकम चेंज होगी उसके बाद कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको हम लैगिंग वेरिएबल बोलते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल लैगिंग इंडिकेटर का नहीं है? पर्सनल इनकम। मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करोगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? ओवरऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आता है उसकी वजह से प्राइस में चेंज आता है। सो ये क्या बन गया बेटा? ये एक लैगिंग इंडिकेटर हो गया कि पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका चेंज हुआ फिर प्राइस आपका चेंज हुआ। ऐसे ही लेबर कॉस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आएगा, उसकी वजह से लेबर कॉस्ट कम या ज्यादा होगा, लैगिंग इंडिकेटर है। कमर्शियल लैंडिंग भी ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जैसे कि भाई अगर तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब तुम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट कमर्शियल लैंडिंग के ऊपर आएगा। ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा लोन लेने के लिए जाओगी, तो ये भी क्या हो गया? लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन पर्सनल इनकम इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आ रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आ रहा है, इसके बाद पर्सनल इनकम चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चेंज आता है ना, उसके साथ साथ में तुम्हारी पर्सनल इनकम चेंज होती है, दिस इज कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। सो डी इसका आंसर बनेगा, ये कोइंसिडेंटल इंडिकेटर है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल कॉज, इसमें से इंटरनल कॉज कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बेटा फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, इंटरनल कोज है। इन्वेस्टमेंट इंटरनल कोज है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऊपर भी आया था, इंटरनल कोज है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ये एक्सटर्नल है, ठीक है। आगे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जीएम कीन्स ने क्या बोला? अच्छा, कीन्स ने क्या बोला था? was the main cause of massive decline in income and employment during the Great Depression। कहता है कि जब वर्ल्ड ने ग्रेट डिप्रेशन फेस किया 1930s के अंदर, तो कीन्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बड़ा रीजन उसका क्या रहा था? सबसे बड़ा रीजन कीन्स का मानना क्या था? खर्चा कम, कि भाई लोगों की स्पेंडिंग कम हो गई थी, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। और अगर तुम ऊपर जाके कीन्स का पहले वाला भी वो पढ़ोगे जहाँ पे कीन्स का रेफरेंस आया था, उसने वहां पे भी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर ही फोकस किया था। तो इसका मेन फोकस किसके ऊपर था? स्पेंडिंग के ऊपर और डिमांड के ऊपर। तो इसने बोला था कि तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग कम हो गई है, इसकी वजह से तुम्हारी डिमांड गिर रही है, इसकी वजह से रिसेशन के फेज में आप गए थे, इसकी वजह से उसके बाद आप डिप्रेशन के फेज में गया था, मतलब इसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था, क्योंकि खर्चा कम हो गया था, स्पेंडिंग कम हो गई थी, ऐसा। आगे, एक्सपेंशन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल डिपिक्ट्स दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। कहता है कि नीचे हमने ना कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं एक्सेप्शन फेज के, आप मुझे बताओ कि इसमें से सारे के सारे फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे, बट कौन सा फीचर एक्सपेंशन फेज का नहीं है? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जब एक्सपेंशन का फेज होता है उस टाइम के ऊपर कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, हाँ, क्योंकि लोगों की इनकम ज्यादा होती है तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो ये फीचर है। बिजनेस का कॉन्फिडेंस टेंड टू राइज, हाँ, बिजनेस को ऐसा लगता है कि भाई अब तो अच्छा ही होता रहेगा, मैं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये भी एक्सपेंशन फेज के अंदर होता है। इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट सब बढ़ते हैं, यस बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो राइट आंसर क्या नहीं होता है एक्सपेंशन फेज में? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती नहीं है, दिस इज योर आंसर, ये नहीं होता है एक्सपेंशन फेज के अंदर। आगे, एक फीचर डिप्रेशन का क्या भी है कि इंटरेस्ट रेट डिप्रेशन फेज के अंदर क्या होते हैं बेटा? गिरना शुरू हो जाते हैं। सो ये हमारा आई थिंक थोड़ा सा ऊपर भी इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, अभी हमने ऊपर इसको एक्सप्लेन किया था। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस साइकिल। तो नीचे बिजनेस साइकिल को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई, आप बताओ कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ये पीरियोडिकली होते हैं, हाँ, बट यूनिफॉर्म बेसिस पे नहीं होते हैं। दे जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये भी ऊपर डिस्कस हो चुका है, यस। इंटरनेशनल होते हैं, ये भी ऊपर आया कि कंटेंगियन इफेक्ट होता है इनका, कंटीजियस होते हैं एक इनका इफेक्ट, कि भाई अगर यूएसए के अंदर डिप्रेशन आ रहा है तो इसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी आएगा, बट दे डू नॉट अफेक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये गलत स्टेटमेंट है। इकोनॉमी आपकी कैपिटलिस्ट हो या कोई मिक्स्ड इकोनॉमी हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। सो राइट आंसर इज 34 का डी। ये स्टेटमेंट बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे, रिप्रकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल, ये रिप्रकशन का मतलब होता है नेगेटिव आउटकम बिजनेस साइकिल की गेट डैश फेल्ट ऑन नियरली ऑल द इकोनॉमिक वेरिएबल। ऑल्टरनेटिवली फील करते हो, अच्छा इसका मतलब क्या, पहले ये समझो। जैसे कि मैं कह रही हूं बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, है ना, मतलब प्रोडक्शन कम होगी आपकी इकोनॉमी के अंदर, इससे क्या होगा मैम? इससे ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ऐसा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा,
और अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपका बढ़ जाएगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, मतलब फिर लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा। सो बेटा ये सब कुछ अलग अलग होता है, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा कि इकट्ठा साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। आगे 36, विच इज द फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल, इसमें से बिजनेस साइकिल का फीचर कौन सा है? अकर्स इन रिस्ट्रिक्टिव मार्केट, नहीं भाई, फ्री मार्केट के अंदर, फ्री इकोनॉमी में होते हैं, कितनी बार आ चुका है। रेगुलरली आते हैं, ये यूनिफॉर्म है, ये ऐसा कि एक के बाद आएगा ऐसा नहीं, पीरियोडिकल आते हैं, पर पीरियोडिक जो हो रहे हैं उसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, सेम रीजन की वजह से होगा, ये ऊपर भी आता है, सेम रीजन सेम कोज इनका नहीं होता है। सो परवेसिव होते हैं नेचर, मतलब सीरियस होता है इनका इफेक्ट। सो दिस इज आंसर। आगे बिजनेस साइकिल हुज फॉर्चून आर क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ, रिपीट हुआ बेटा, साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया। डैश सेक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज अ साइक्लिकल बिजनेस, इसमें से कौन सा बिजनेस साइक्लिकल बिजनेस नहीं है? साइक्लिकल बिजनेस मतलब जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सो सुनना, इसमें से कौन सा साइक्लिकल बिजनेस नहीं है? एग्रीकल्चरल साइक्लिकल बिजनेस नहीं है, पूरी लिस्ट भी दी हुई है, बट आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा। अब ऐसा समझो यार कि अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, कौन सा काम तुम करना ज्यादा चाहोगे? मतलब यार इसको ऐसे समझो कि कौन सा काम, ये याद करने का तरीका वैसे आपको ये देखनी चाहिए जाके कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, इनमें से कौन सा काम तुम तभी करना चाहोगे जब तुम्हारे पास पैसा है? हाउस तभी बनाना चाहोगे, रेस्टोरेंट के अंदर तभी जाना चाहोगे, ऐसे तुम इसको याद रख सकते हो, एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 39th क्वेश्चन के अंदर एक अजर्शन दिया हुआ है, अपने को बताना है कि अजर्शन ठीक है या नहीं, और फिर उस अजर्शन को सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। अजर्शन का मतलब क्या होता है कि कोई बात है जो बोली जा रही है। सुनना, इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट, क्या ये बात सही है कि इन्वेस्टमेंट का सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आता है? यस, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दोगे, मतलब बिजनेस के अंदर तुम पैसा लगा रहे हो, तो गुड्स अपने बढ़ेंगे, गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो मार्केट के अंदर उन गुड्स की सप्लाई ज्यादा होगी। तो यस, इसका इफेक्ट सप्लाई के ऊपर आ रहा है, पहली स्टेटमेंट सही है। उसका रीजन लो उसने खुद ही बता दिया जो मैंने बताया, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू, इट रेजेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कि इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होगी तो लोगों का जो क्षमता है प्रोडक्शन करने का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों ही सही हैं। सो बोथ ए, मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 39 का आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। डन है? यस। आगे चलेंगे। मिनिमम अश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर टू परचेज देयर आउटपुट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसको हम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, आपने सुना भी होगा एमएसपी। सो गवर्नमेंट क्या कहती है फार्मर्स को कि तेरी क्रॉप को, लेट्स से व्हीट को, मैं एक मिनिमम प्राइस के ऊपर खरीदूंगी, तो अपनी फसल को इस प्राइस के ऊपर मुझे बेच सकता है। तो ये पर्पस क्या है गवर्नमेंट की, कि फार्मर्स को सही दाम मिले उनकी फसल का, कम से कम उनको प्राइस, मतलब इतना प्राइस तो मिले ही, इसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे, एक्सपेंशन के फेज के दौरान, जब बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सपेंशन का फेज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर, इसमें से क्या होगा? डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, बेटा एक्सपेंशन फेज के अंदर कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ता है, पहली बात। बिजनेस बैंक्रप्सी इंक्रीज होती है, कम होती है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, यस बेटा, एक्सपेंशन में अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। सो दिस इज योर आंसर। आगे, डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नो, इंक्रीज। आगे, व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन, पेसिमिस्टिक का मतलब क्या? उनको लग रहा है सब गलत होगा, तो वो क्या करेंगे? इट डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमी, अरे बिल्कुल अफेक्ट करेगा बेटा, उनका डिसीजन इससे अफेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंशनरी फेज बिगिन होगा, नो नो, इकोनॉमिक फेसिस कॉन्ट्रैक्शन। सो एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि उनको लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन आएगा, मतलब वो नेगेटिव है फ्यूचर को लेकर इकोनॉमी के। So this is the answer. Which of the following is not a characteristics of business? if इसे रिपीट हुआ है बट अलग तरीके से रिपीट हुआ है, इंस्टीट्यूट ने एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछ लेता है कि इसमें से बिजनेस साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। पीरियोडिकल होते हैं, यस होते हैं। रिकरेंट होते हैं, होते रहते हैं, हाँ होते रहते हैं। रेगुलर इंटरवल के ऊपर होते हैं क्या? नहीं। पीरियोडिकल होते हैं बट यूनिफॉर्मली अकर नहीं होते या रेगुलरली अकर नहीं होते। और इसके फेजेस ये होते हैं ना, एक्सपेंशन होता है, पीक होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, तो ये सब कुछ तो सही है। तो इसका क्या आंसर बनेगा कि रेगुलरली होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। और वही यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वन ऑफ द फीचर नहीं है बिजनेस साइकिल का। आगे, व्हाट इज नॉट द इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल?
तो ये ऊपर कवर हो गया, फिर से रिपीट हो, 2 क्वेश्चन इसमें गलती से रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसलिए। सो टेक्नोलॉजी शॉक ये क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल रीजन। आगे, कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज, ये भी रिपीट हुआ है, ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था, ये लीडिंग इंडिकेटर है, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। आगे चलेंगे 46, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000 इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल। ये ऊपर भी तो आया था .com वाला बर्स्ट, अलग अलग आए थे ना ऊपर, सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 वाले, ग्रीस वाला क्राइसिस भी था, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है ये सब कुछ, सब प्राइम क्राइसिस, ग्रीस क्राइसिस, ये बबल बर्स्ट क्राइसिस, ऑल दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल एमर्ज इन कौन सी इकोनॉमी के अंदर होते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर होते हैं। ऊपर इसने कैसे पूछा था, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है। पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मेजर्ड बाय रियल जीडीपी इज कॉल्ड, कि जब हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी, मतलब विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। एक ही क्वेश्चन को, एक ही कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से पूछता है। अगर आप अपना इकोनॉमिक का सिलेबस भी पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर भी एक ही चीज अलग अलग तरीके से लिखी होती है और उसी को वो एमसीक्यू पूछता है। रिसेशन कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ विद, रिसेशन कब होता है बेटा, सुनना, डिक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। रिसेशन का मतलब क्या है, मंदी, सब कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यस, प्रोडक्शन कम होगी तो डेफिनेटली इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होने से मतलब लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो उनके पास पैसा कम होगा स्पेंड करने के लिए, तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेंथी पीरियड ऑफ फॉलिंग जीडीपी, यस, जीडीपी अपना गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन अपना कम हो रहा है। एंड या डी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो रिसेशन कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ विद ऑल ऑफ दीज रीजंस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण नहीं बनता है। सबसे पहले, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज लेबर एंड कैपिटल, बेटा जिस भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे उस इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ भी ज्यादा होगी, तो दिस इज द रीजन। दूसरा, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं, ये हमने ऊपर देखा भी था कि अगर आपका, ये देखो बिजनेस साइकिल के चैप्टर में भी इसको ऊपर हमने इसको कैसे पढ़ा कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर आपका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ, पॉपुलेशन का रेट है ग्रो होने का, इफ इट इज मोर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उधर सेविंग कम होगी। सो मतलब पॉपुलेशन बढ़ना, अगर कुछ हो रहा, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज नॉट द रीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। So this is not increasing in the size of the population is not the reason, this is the answer। बाकी अगर किसी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो भी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसका जो लेबर है, अगर वो लेबर स्किल्ड होगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको नॉलेज होगी, तो भी उसका ग्रोथ होगा। सो बाकी सारे रीजंस बनते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, सिर्फ पॉपुलेशन का बढ़ना इज नॉट द रीजन। सो दीज वर द क्वेश्चंस, राइट। तो ये 50 क्वेश्चन है, मैंने नीचे इनके सोल्यूशन भी दिए हैं, बट आपको सोल्यूशन की जरूरत ऐसे पड़ेगी नहीं क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ओके, आप चाहो तो अब क्या कर सकते हो, मॉड्यूल के जाकर बाकी सारे क्वेश्चंस देख सकते हो एंड यू विल बी डन। ओके, अगर आपने पहले सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी आसान लगे होंगे। ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी आसान है, टू बी वेरी फ्रैंक, इसलिए जल्दी भी अपना खत्म हो गया। ओके, चलो, सी यू इन अनदर लेक्चर। जैसे मैंने बोला था कि मैं कम से कम टाइम लूंगी और हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, वैसा ही मैंने किया। Okay, so do like our videos and subscribe to this channel if you have not, and see you in next lecture. Bye bye.